अगर जंग चलती रहती है लाइक फॉर 6 मंथ्स, फिर दुनिया पे क्या, स्पेशली पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है? अभी तो फिलहाल बहुत सेंसिटिव सिचुएशन है बिकॉज ट्रम्प के जो 15 पॉइंट हैं वो उसने दिए हैं थ्रू पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स और थ्रू द चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स। तो उसके बाद उनके भी 5 पॉइंट्स आए हैं जो कि बहुत सख्त हैं। अगर तो ये वॉर चल गई 6 मंथ्स तो यू मार्क माई वर्ड्स, यूएस विल नो लॉन्गर स्टे सुपर पावर। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, मेरी अपनी भी यही कैलकुलेशन है, मुझे लगता है डॉलर भी रिजर्व करेंसी नहीं रहेगा। ऑयल ड्रिवन वॉर है और ऑयल ड्रिवन इकोनॉमी भी है हमारी ग्लोबल, सारी प्राइसेस उससे इम्पैक्ट होती हैं। अब सिर्फ पाकिस्तान रह गया ऐसा मुल्क जो कि एक पॉसिबिलिटी ग्रांट करता है। ट्रम्प जिस तरह का इंसान है एज ए प्रेसिडेंट, वो बहुत कैलकुलेटेड बिजनेसमैन है, तो वो कभी भी ना कहे फेवरेट फील्ड मार्शल अगर आपने ना गिराए हो जहाज, अगर आप इंडिया से ना जीते हो। तो उस वजह से एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है पाकिस्तान इस टाइम पे। एक तो पाकिस्तान की जो अचीवमेंट है जो बहुत क्रेडिबल अचीवमेंट है कि ओरिजिनल डेडलाइन पास हो गई है। जो ट्रम्प ने कहा था कि मैं बिजली को मारूंगा, मैं अटैक करूंगा, मैं ये करूंगा, फिर उसने 10 डे का पॉज लिया था, तो 6 अप्रैल नेक्स्ट मंडे बन रहा है। वो डेडलाइन एक्सटेंड करने में बहुत ज्यादा हाथ चीफ ऑफ डिफेंस आसिम मुनीर साहब का है। में जो सबसे ज्यादा बड़ी बात जो मैं कल भी पढ़ रहा था, स्मार्ट लॉकडाउन तो पोस्टपोन हो गया है, बट गवर्नमेंट बहुत परेशान है इलेक्ट्रिसिटी को लेकर। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्टोरेंट टू स्कूल्स, हर चीज बिजली से ड्रिवन है क्योंकि आपकी बिजली तेल से ड्रिवन है। तो ये वॉर बहुत डिफरेंट है अमेरिका की बाकी जो वॉर्स उसने लड़ी। एक और बहुत अजीब सी चीज हुई है, डीसैलिनेशन प्लांट के ऊपर अटैक शुरू हो गए हैं और कुवैत पे अभी हुआ है अटैक, उसके प्लांट पे, वाटर प्लांट पे भी हुआ, पावर प्लांट पे भी हुआ है। और ईरान कह रहा है हमने नहीं, इजराइल नहीं किया है। और वहां पर पानी इस तरह नहीं है कि शायद ईरान में फिर डीसैलिनेशन के अलावा भी कोई चीजें हो, फ्रेश वाटर हो, वहां से लोग जिंदा रह लें, बट उधर तो लोग मर जाएंगे, कहत आ जाएगा। एक तो ये रेजिलियंट नेशन है, तो उसके पास 2 चोक पॉइंट्स हैं, सिर्फ हॉर्मुज नहीं है, अब उसने बाबल मांदेब एक और है जो कि रेड सी साइड पर है। वहां पर यमनी रेबल्स हैं जो ईरान के दोस्त हैं, उन्होंने कहा हम वो भी ब्लॉक कर देंगे। इस दफा वाकई ट्रम्प इज इन अ वेरी बैड स्पॉट। उसके इलेक्शंस आगे आ रहे हैं, वो एक अपनी बेस भी लूज कर सकता है, बट वॉर उसकी है नहीं, ये समझ लो। वॉर इजराइल की है और वो बिल्कुल रुकने के लिए तैयार नहीं है। बट पाकिस्तान कैन प्ले अ गुड रोल और उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती डिप्लोमेटिक पोजीशन, बल्कि तेल एक्चुअली बहुत ही उसे सस्ता मिलने लग जाएगा। और फिर वो ये कह सकता है कि जी हमें IMF के अंदर आप माफ कर दें लोन, हमने इतना बड़ा काम आपका किया, हमें ईरान से तेल लेने दें। पाकिस्तान के काफी मसाइल हल हो सकते हैं इससे। यूएस में ट्रम्प के खिलाफ प्रोटेस्ट भी शुरू हो चुके हैं। नो किंग्स प्रोटेस्ट, नो किंग्स प्रोटेस्ट के वो भी रिजीम चेंज की डिमांड कर रहे हैं। एक वहाँ पर एक बड़ा मशहूर जर्नलिस्ट है कार्ल टकरसन, इज वेरी फेमस, उसकी अपनी बहुत फॉलोइंग है और उसने एक ऐसे वॉर वेटरन को बुलाया जिसकी फैमिली 400 साल से अमेरिका को सर्व करी मिलिट्री में, तो वो खुद भी था इराक वॉर में। उसने कहा कि मैं अपने बच्चों को नहीं भेजूंगा बिकॉज अमेरिका एक मर्सनरी कि किसी और की जंग लड़ने वाले फौज बनती जा रही है। बहुत सारे लोगों ने उसको ये कहा था कि आप विक्ट्री डिक्लेयर करें और आप निकल जाएं, बट उसको प्रेशर लगता है कि नेतन्याहू का है बिकॉज वो बाज नहीं आ रहा और इसका ओवरऑल इम्पैक्ट यही हो सकता है कि ये हारेंगे रिपब्लिकन्स। करंट सिचुएशन चल रही है इस वक्त, आप भी देख रहे हैं कि इंटरनेशनल वर्ल्ड में भी, और जो जंग है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। अब आप बीइंग एन इकोनॉमिस्ट किस तरह से देखते हैं कि मज़ीद इसमें बेहतरी आ सकती है, या अगर जंग चलती रहती है लाइक फॉर 6 मंथ्स, तो फिर दुनिया पे क्या, स्पेशली पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए अभी तो फिलहाल बहुत सेंसिटिव सिचुएशन है बिकॉज ट्रम्प के जो 15 पॉइंट हैं वो उसने दिए हैं थ्रू द पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स और थ्रू द चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स। तो उसके बाद उनके भी 5 पॉइंट्स आए हैं जो कि बहुत सख्त हैं। तो दोनों साइड्स के अंदर कोई इस टाइप की नज़र नहीं आ रही कि वो नेगोशिएट उस तरह से करना चाहते हैं। ऑल्दो पाकिस्तान आज सागडार साहब बीजिंग में गए और चाइनीज़ भी पार्टीज़ जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं इसके अंदर, खासतौर पर उनके फॉरेन मिनिस्टर वांगी। 4 कंट्रीज़ का अभी इस्लामाबाद में वीकेंड पर हुआ है कन्वेंशन डिप्लोमेटिक। तो उस हिसाब से पाकिस्तान का जो रोल है वो काफ़ी की है बिकॉज ओनली कंट्री है अगर आप देखें पूरी दुनिया में जिसके दोनों साइड से गुड रिलेशनशिप्स हैं। पहले ओमान कर रहा था, उससे पहले और कंट्रीज भी इन्वॉल्व हुए, बट क्योंकि अटैक दोनों दफ़ा हुआ है ईरान के ऊपर, तो अब सिर्फ पाकिस्तान रह गया ऐसा मुल्क जो कि एक पॉसिबिलिटी ग्रांट करता है। और डिप्लोमेटिकली इस वक्त पाकिस्तान की जो ग्लोबली इसका इमेज है बहुत स्ट्रॉन्ग है इस वक्त, बहुत स्ट्रॉन्ग है लास्ट ईयर की वजह से। पाकिस्तान वॉर जीता, बिल्कुल भी ऐसी इमेज ना होती। और ट्रम्प जिस तरह का इंसान है
एज अ प्रेसिडेंट वो बहुत कैलकुलेटेड बिजनेसमैन है, क्योंकि वो बिजनेसमैन टर्न प्रेसिडेंट, तो वो पिछले प्रेसिडेंट से डिफरेंट है। ये पूरी दुनिया इस बारे में बात कर रही है, तो वो कभी भी ना कहे फेवरेट फील्ड मार्शल अगर आप में ना गिराए हों जहाज़, एग्जैक्टली। अगर आप इंडिया से ना जीते हो। तो उस वजह से एक बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में है पाकिस्तान इस टाइम पे, और नथिंग टू लूज पोजीशन पे भी है। बाकी कंट्रीज़ ने क्योंकि एक रिटेलिएशन भी फेस की ईरान की, बट पाकिस्तान इस टाइम पर बहुत स्ट्रांग है। अगर वो करवा देता है डील तो दैट वुड बी अ ब्रेक थ्रू। उसके ऊपर भी हम आएंगे पॉजिटिव इफेक्ट्स पर, बट अगर नहीं भी कराता तो उसमें इतना नुकसान नहीं है पाकिस्तान का। लेकिन आपका जो क्वेश्चन था कि कहाँ, इकोनॉमिकली क्या, माशरती तौर पे हमें क्या नुकसान हो सकता है, मुआशी तौर पे सॉरी, क्या नुकसान हो सकता है पाकिस्तान को? फॉर इंस्टेंस अगर तेल की प्राइसेस की बात करें तो जंग से पहले तेल की प्राइस $72 पर बैरल थी, जो कि जंग के बाद 106 तक भी पहुंच गई। जी जी, अब इस पे पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है? क्या मज़ीद, ऑब्वियसली हमें गुर्बत का सामना है, हमें हमारे पाकिस्तान में मेजॉरिटी जो है वो जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है, तो अब क्या इम्पैक्ट हो सकता है इकोनॉमिकली अगर ये जंग परसिस्ट करती है? देखिए दुनिया पर ही उसका बहुत बुरा बुरा इम्पैक्ट होगा, और डेफिनेटली ट्रिकल करेगा, क्योंकि ऑयल ड्रिवन वॉर है और ऑयल ड्रिवन इकोनॉमी भी है हमारी ग्लोबल। सारी प्राइसेस उससे इम्पैक्ट होती हैं। पाकिस्तान की आई थिंक जो इसमें कह लें कि अनफॉर्चुनेट था पाकिस्तान के लिए, वो ये था कि हम लोग अच्छा खासा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को यूज़ कर रहे थे, बट बीच में हमारा प्लान चेंज हो गया एनर्जी का। अब हम अपनी जितनी इलेक्ट्रिसिटी की कैपेसिटी है वो आईवीपी से प्रोड्यूस करते हैं। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा बड़ी बात जो मैं कल भी पढ़ रहा था डॉन में, और आज भी ये खबर में आया हुआ था कि स्मार्ट लॉकडाउन तो पोस्टपोन हो गया है, बट गवर्नमेंट बहुत परेशान है इलेक्ट्रिसिटी को लेकर। अभी 3 से 4 आवर्स की लोड शेडिंग प्रपोजल उसका चल रहा है कि वो होगी, और पीक आवर्स और ऑफ पीक आवर्स अभी से ही जो कि सर्दियों में होते थे अब गैस में भी हम देख रहे हैं। उसके अलावा जो आई थिंक 45 का डीजल पड़ता है रुपीज़ जनरेशन के अंदर पर यूनिट, तो 80 की बात चल रही है अभी ओके। इस टाइम पर। तो आप हिसाब लगाइए कि हमारा जो पीक किलोवाट आवर है जून जुलाई में जो हमें पड़ता है वो 60-65 तक जाता है लाहौर में। अगर हम हमारी जो बिजली का बिल है वो उस पर चार्ज हो रहा होता है, और जितनी गर्मी पिछले साल पड़ी है लाहौर में अराउंड 50 डिग्रीज। एयर कंडीशनर्स अभी से चलना शुरू हो गए हैं। चल रहा है यहाँ पे भी तो 55 डिग्री मेरी तो प्रिडिक्शन है कि फील्स लाइक जो होता है वो ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। एग्जैक्टली। और आप जो देख रहे होते हैं गाड़ी पे वो नहीं होता, बिकॉज अक्सर आप गर्म गाड़ी में बैठ रहे हैं तो वो लिखा 48 होता है, बट वो शायद 55 फील हो रहा होता है। एग्जैक्टली। तो हम तो बाज नहीं आएंगे एसी चलाने से चीज़ों से। तो फिर उसका इम्पैक्ट जो आप कह रही हैं वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी के साथ फिर और चीज़ें जुड़ती हैं, आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट बिजनेसेस की, रेस्टोरेंट्स की, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्टोरेंट टू स्कूल्स, हर चीज़ बिजली से ड्रिवन है, क्योंकि आपकी बिजली तेल से ड्रिवन है। तो ये सोचने का जो है ना हमें इस पे सोचना ज़रूरी है कि उसका ट्रिकल इफेक्ट जो है वो एक प्याज की कीमत से लेके आलू इन तक आ सकता है, ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व है, सब है। तो ये वॉर बहुत डिफरेंट है अमेरिका की बाकी जो वॉर्स उसने लड़ी थी। इराक वॉर उसने पहले लड़ी है बहुत बड़ी, उससे पहले वियतनाम में लड़ता रहा है। बट एक तो ये रेजिलिएंट नेशन है, और दूसरी बात है कि उसके पास 2 चोक पॉइंट्स हैं, सिर्फ हॉर्मुज नहीं है। अब उसने बाबल मांदेब एक और है जो कि रेड सी साइड पर है, सुएज ओके। कैनाल जो यूज़ हो रहा है अभी रूट, क्योंकि अमेरिका वो वहाँ पर यमनी रेबल्स हैं जो ईरान के दोस्त हैं, उन्होंने कहा हम वो भी ब्लॉक कर देंगे। तो आपकी दोनों पॉइंट्स अगर ब्लॉक हो जाते हैं तो जो गोल्डमैन सैक्स है बहुत बड़ा एक अमेरिकन बैंक है, वो कह रहा है कि $200 पर बैरल, जिस आपने 72 बोला है, तो ये 100% से ज़्यादा इंक्रीज है। 140 पे 100 होता है। सो उसका इफेक्ट जो है वो बहुत डेविस्टेटिंग होगा, बिकॉज अभी 322 का लीटर है डीजल, जो कि मेन ट्रांसपोर्ट का आपके ट्रक्स डीजल पे बेस करते हैं। तो ये 600-700 की बात है, और उससे फिर जो ग्लोबल इफेक्ट आएगा और लोकल आएगा वो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, बिकॉज हमारी जो पेमेंट्स हैं, पहले हम सारा तेल तो डॉलर्स में खरीदते हैं। एग्जैक्टली। तो फिर हमें बहुत मुश्किल हो जाएगा ऑब्वियसली पाकिस्तानियों के लिए स्पेशली। तो आपको लगता है कि इन द कमिंग डेज बीइंग इन इकोनॉमिस्ट आप ये समझते हैं कि कितनी इंक्रीज आ सकती है पेट्रोल में, डीजल में, इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस में? देखिए ये तो डिपेंड करता है, क्योंकि ट्रम्प का पैटर्न समझना ज़रूरी है पहले। वो हमेशा ये करता है, पब्लिक को प्लीज़ करता है, एक बयान देकर सॉफ्ट कि जी हम तो टॉक्स कर रहे हैं। उसकी एक अब तो पैटर्न सामने आ गया है। उसने न्यूक्लियर टॉक्स में लास्ट ईयर जून में अटैक कर दिया मिडिल ऑफ द टॉक्स, और उनको भी गंदा किया जो करवा रहे थे। फिर ओमान कर रहा था इस साल खमेनाई साहब को
मिसाइल से मार दिया मिडल ऑफ द टॉक्स। हालांकि जब आई थिंक स्विट्जरलैंड में टॉक्स हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि बहुत सक्सेसफुल टॉक्स हैं और हम ये ऐसे ही लग रहा था कि जंग तो शुरू ही नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, और इन्होंने शुरू कर दी। एग्जैक्ट हम उधर आ गए तो हम इस पैटर्न को देखते हुए प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हालांकि इस दफ़ा वाकई ट्रम्प इज इन अ वेरी बैड स्पॉट। उसके इलेक्शंस आगे आ रहे हैं, वो एक अपनी बेस भी लूज कर सकता है, बट वॉर उसकी है नहीं, ये समझ लो, वॉर इसराइल की है और वो बिल्कुल रुकने के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर ये खर्ग आइलैंड ले लेते हैं, ये समझना ज़रूरी है वर्ल्ड लेवल पर, खर्ग आइलैंड बहुत उधर से 90% ऑयल एक्सपोर्ट होता है, वहीं से ही आगे जाता है। यहाँ ईरान की जो डेडलाइन है 6 अप्रैल की, जो उसने दी हुई है कि जी मैं एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि उसकी जो बिजली की लाइंस हैं जो कि वॉर में अलाउड नहीं है, इंटरनेशनल वॉर के जो लॉस, अगर आपकी बिजली की सप्लाई चली जाती है तो पहले ही वहाँ इंटरनेट नहीं है, फिर बिजली भी नहीं रहेगी, तो ईरान रिटेलिएशन के अंदर एक ऐसी वो स्टेट ही नहीं रहेगी, फंक्शनिंग स्टेट नहीं रहेगी। उसके बाद जब वो रिटेलिएट करता है तो फिर तो वॉर खत्म होने का नाम ले ही नहीं सकती। 6 मंथ्स क्या, ये साल भी चल सकती है। तो पैटर्न 6 अप्रैल की बात हुई थी, बट स्टिल अटैक्स तो जारी हैं। लाइक उसने, ट्रम्प ने कहा था कि मैं कोई एयर स्ट्राइक्स नहीं करूंगा, स्टिल अटैक्स जारी हैं, और इसराइल ने तो कभी इसको रोका ही नहीं था, वो तो क्योंकि वो कभी इसमें ये थे ही नहीं। इसकी क्लाइंट स्टेट है। तो इसराइल इज लाइक, आप समझ लें कि एक अमेरिका की एक एक्सटेंशन है मिडल ईस्ट के अंदर, और जीसीसी भी वही थे जस्ट बाय द वे, क्योंकि बहरीन में बेस थी, सऊदी में भी प्रिंस, वो एक उनकी एयर बेस उसने तबाह की है, और ये मतलब वो सारी स्टेट्स ही काइंड ऑफ इसराइल के साथ लिंक्ड हैं, एंड देयर फॉलोइंग इसराइल डिक्टेट्स। तो इसराइल, ट्रम्प अपनी पब्लिक के अपनी सपोर्ट के लिए ये कर रहा है, बट इन जो उनकी पूरी इनर एडमिनिस्ट्रेशन है इस टाइम पर, डीप स्टेट जिसको कहते हैं, वो सपोर्ट कर रही है इस वॉर को। तो वैसे अगर आप उसको क्लोजली एनालाइज करें एज एन इकोनॉमिस्ट भी या एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट भी, अगर उसे देखें तो ये वॉर खत्म होने का नाम नहीं ले रही, बिकॉज ट्रूप्स आ रहे हैं। देखें ना उसकी कुछ, पिछली दफ़ा क्या था, एयरक्राफ्ट कैरियर हैं 2 जहाँ से जहाज उड़ते हैं और अटैक करते हैं, उधर से हुए थे अटैक आई थिंक। एक का नाम जरार्ड फोर्ड है और दूसरा है अब्राहम लिंकन, ये 2 हैं। अब तीसरा भी आ रहा है, एक तो ये खबर बिल्कुल सच है, उसका नाम है बुश एयरक्राफ्ट कैरियर, वो रास्ते में है। 3500 मेरीन्स, जिस तरह उनकी खास फोर्स होती है मेरीन्स जो ट्रेन होते हैं, सर हमारे एसएसजी कमांडोज हैं, वो रास्ते में है। और पैरा ट्रूपर 92nd एयरबोर्न डिवीजन के, वो भी आ रहे हैं। तो वो क्यों आ रहे हैं? तो इससे हमें यही मिलता है ना कि जंग तो जारी रहेगी, चाहे वो ट्रम्प कह रहे हैं कि नेगोशिएट कर रहे हैं, या चाइना के साथ भी ऑब्वियसली पाकिस्तान के थोड़े से हो रहा है कि मे बी उस तरह से नेगोशिएट किया जाए, बट जैसे आप बता रहे हैं उसको देखकर यही लगता है कि जंग विल परसिस्ट। और उसी हवाले से बात करेंगे कि अगर पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक रोल, पाकिस्तान इस वक्त बहुत तारीफ़ भी की जा रही है पूरी दुनिया में, क्योंकि इंडियंस खुद भी, ये मैंने कुछ उनके जो सोशल मीडिया पे अगर आप देखें तो वो बोलते हैं कि इंडिया अब एक सिर्फ, पाकिस्तान एक पीस का बन चुका है, पीस नुमाइंदा बन चुका है, उसका एक इमेज बन चुका है, और साथ ही साथ इंडिया को वो एक वायलेंट किस्म की नेशन देखा जा रहा है। तो इस पर आप क्या समझते हैं कि ये कितना पाकिस्तान के लिए कितना इम्पैक्टफुल है, और मज़ीद हमारे लिए क्या इसकी पॉजिटिविटी आ सकती है थ्रू द वर्ल्ड, इस वजह से कि हमने डिप्लोमेट्स बुलाए हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, और हम पीस को प्रिवेल करने की, जंग को ख़त्म करने की कोशिश करें, और क्या पाकिस्तान के थ्रू जंग रुक भी सकती है या नहीं? देखें, एक तो पाकिस्तान की जो अचीवमेंट है, जो बहुत क्रेडिबल अचीवमेंट है, वो मैंने आज ही बल्कि पढ़ा और मैं बड़ा खुश हुआ कि ओरिजिनल डेडलाइन पास हो गई है। जो ट्रम्प ने कहा था कि मैं बिजली को मारूंगा, मैं अटैक करूंगा, मैं ये करूंगा, फिर उसने 10 डे का पॉज लिया था, तो 6 अप्रैल नेक्स्ट मंडे बन रहा है। वो डेडलाइन एक्सटेंड करने में बहुत ज़्यादा हाथ चीफ ऑफ डिफेंस आसिम मुनीर साहब का है इस टाइम पर। वो बात तो सच है बिल्कुल, बिकॉज अगर वो ना बीच में आते और वो प्लान ना देते तो आई थिंक कि ये ना पॉसिबल होता। तो वो पाकिस्तान की वजह से ही हुआ है। अब पाकिस्तान क्या जंग रुकवा सकता है? दैट इज़ अ बिग बिग इफ़, क्योंकि उसका तो खुद नहीं पता होगा आई थिंक, जो खुद मीडिएट कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट मिनट पर ये हमेशा ऐसे करते हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि दे जस्ट मूव आउट। और शायद कुशनर और वो जो स्टीव विटकॉफ हैं, एक तो दामाद है डोनाल्ड ट्रंप का, उसको भी शायद ना पता हो, मुझे तो लगता है कि वो इतना सीक्रेटली करते हैं जब उन्हें करना हो। तो इसकी कोई अभी ये प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा नहीं है, बट दी एविडेंस, जिस तरह मैं आपको कह रहा हूँ, वो बिल्कुल वॉर के हक में है। जिसने ख़त्म करनी हो वो यूँ नहीं मूव करता, इतनी ट्रूप्स को डिप्लॉय नहीं करता। और फिर एक और बहुत अजीब सी चीज़ हुई है, डीसैलिनेशन प्लांट के ऊपर अटैक शुरू हो गए हैं, और कुवैत पे अभी हुआ है अटैक, उसके प्लांट पे, वाटर प्लांट पे भी हुआ, पावर प्लांट पे भी हुआ है, और ईरान कह रहा है हमने नहीं, इजराइल नहीं किया है।
तो ये सारी बड़ी अजीब बातें, बिकॉज अगर आप जीसीसी के हुँ, डिसैलिनेशन प्लांट्स की तरफ आते हैं तो उनके आप पानी की सप्लाई को रोक रहे हैं। हुँ, और वहाँ पर पानी इस तरह नहीं है कि शायद ईरान में फिर डिसैलिनेशन के अलावा भी कोई चीज़ें हों, फ्रेश हुँ, वाटर हो, हुँ, वहाँ से लोग जिंदा रह लें, बट उधर तो लोग मर जाएंगे, कहत आ जाएगा हुँ, जीसीसी में। सो दीज आर वेरी सीरियस प्रॉब्लम्स हुँ, जिनको अगर आप देखें तो नज़र नहीं आता। बट पाकिस्तान, अगेन कमिंग टू क्वेश्चन, कैन प्ले अ गुड रोल, और हुँ, उसकी बहुत स्ट्रांग हो सकती डिप्लोमेटिक पोजीशन, बल्कि तेल एक्चुअली बहुत ही उसे सस्ता मिलने लग जाएगा। हुँ, हुँ, बिकॉज उसकी जीसीसी से पहले ही अच्छे कंट्रीज का रिलेशन है, अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं। और फिर हुँ, वो ये कह सकता है कि जी हमें आईएमएफ के अंदर आप माफ़ कर दें लोन, हुँ, हमने इतना बड़ा काम आपका किया, हुँ, हमें ईरान से तेल लेने दें। तो हुँ। पाकिस्तान के काफ़ी मसाइल हल हो सकते हैं इससे, डबल उसको फ़ायदा मिलेगा अच्छा, दोनों। पाकिस्तानी फ्लैग शिप्स को गुजरने भी दिया गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से 20 पाकिस्तानी शिप्स को। तो इसका भी तो इम्पैक्ट पाकिस्तान के ग्लोबली पाकिस्तान की इकोनॉमी पे होना चाहिए, लाइक ऑन अगर हम वाइडर नोट पर देखें तो। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखें अभी वो तो डिनाई कर रहे हैं इस बात को। अगर वो जो आप ट्रम्प वाले कह रही हैं 10 जो नो, फ्लैग। नो, नो, पाकिस्तानी फ्लैग 20 शिप्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से पास करने की इजाज़त मिल गई थी, तो इसहाक डार साहब का एक ट्वीट भी था। तो इट इज़ क्या ऑन रिकॉर्ड। सो बेसिकली तो इसके बारे में मैं आपसे पूछना चाह रही थी। अगर तो ये हुआ है, आई हुँ, थिंक तो दैट्स अ गुड डिप्लोमेटिक फीट अगेन, बिकॉज फ्रेंडलियर कंट्रीज में चाइना को भी वो करने दे रहे हैं, चाइनीज कंट्रीज हुँ, के, और पाकिस्तान को भी करने दे रहे हैं। हुँ, बट इसमें एक खबर ये भी थी कि जो ट्रम्प ने कहा है कि जी मुझे 10 पाकिस्तानी हम लगा देते हैं फ्लैग, तो वो हमारी हुँ। को भी पास करने दे रहे हैं, तो वो डिनाई कर रहा है दैट इज़ अ फेक आईआरजीसी। न्यूज़ या? मतलब आईआरजीसी तो डिनाई कर जा रहा है, वो ना कह रहा है कि हमने 15 पॉइंट्स लिए हैं, ना हमें हुँ, रिसीव किए हैं, और हम तो ये जंग पूरी लड़ेंगे। तो उहुँ। अगर आप ईरानियन जो रेवोल्यूशनरी गार्ड की स्टेटमेंट्स देखते हैं, उनके ऑफिशियल चैनल पे जाते हैं, तो वो तो कोई भी चीज़ अभी डिनाई ही कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी कंफ्यूजिंग बात है इस टाइम। ओके, और इतनी कन्फ्यूजन चली जैसे आप कह रहे थे कि अभी रिसेंटली एक अटैक हुआ जो ईरान ने कहा कि इसराइल ने किया, वो हमने नहीं किया। इससे पहले साइप्रस में एक अटैक हुआ था जिसके बारे में ईरान ने सेम बात की थी कि जी ये जी, हम नहीं कर रहे। तो बिल्कुल। इस तरह से अगर अटैक्स बगैर किसी का पता नहीं होगा कि किसने अटैक किया है, कहाँ से किया है, तो फिर तो ये जंग मज़ीद बढ़ सकती है। ऑब्वियसली जो गल्फ़ कंट्रीज़ है वो प्रॉपर्ली रिएक्ट करेंगे। अभी वहाँ से कोई बहुत बड़ी रिएक्शन नहीं आई है हम्म। कि अगर हम कहें कि अगर इस जहाँ पे यूएस बेसिस को अटैक किया गया है, सऊदी अरब की बात करें या कुवैत की बात करें, बट इन केस अगर ये टैक्स बढ़ते हैं तो उनकी तरफ से भी रिटेलिएशन आएगी, तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? आप जीसीसी कंट्रीज की तरफ से या देखिए, वो अभी इस पोजीशन में तो नहीं है कि रिटेलिएट करें, बट हुँ, अगर वो करते हैं तो ईरान की तरफ से वो एस्केलेशन बर्दाश्त नहीं कर सकते। दे आर नॉट डिजाइंड टू डिफेंड, बल्कि इस हद तक कि इसराइल की इतनी प्लानिंग थी, हुँ, उधर बंकर्स हैं, सेफ प्लेसेस हैं, सब है। तो आप देखें कि जब हल्की सी इंटरसेप्ट करते हैं तो अक्सर कोई पाकिस्तानी मर जाता है। आज दुबई में आज इट वाज अ डेडलीस्ट डे, वहाँ हुँ, पर आज 4 अटैक्स हुए हैं, और वो इंटरसेप्ट भी, अब उनके इंटरसेप्टर्स जो हैं जो मिसाइल पकड़ते हैं, वो भी अब वीक होते जा रहे हैं। तो आज बड़ा एक खौफनाक दिन था दुबई के लिए। एंड हुँ, इफ़ खुदा ना खास्ता ये अगर एस्केलेट करते हैं कि दुबई की, क्योंकि उनकी एयरफोर्स है यूएई की, और अगर वो ईरान पे ये करते हैं अटैक, तो उनके लिए बहुत आसान है। अगर आप देखें कि वो ड्रोन वॉरफेयर जिस तरह कर रहे हैं, हुँ, तो दुबई ड्रोन वॉरफेयर में बच नहीं सकता, उनकी एयरफोर्स पे भी अटैक हो सकता है। हुँ, और फिर पब्लिक बहुत वल्नरेबल है। तो दुबई हैज़ ऑलरेडी लॉस्ट, मतलब उसने बहुत तेज़ी से गेन की अपनी प्रॉपर्टी प्राइसेस। हुँ, लोग बहुत ज़्यादा तेज़ी से, पाकिस्तानी, आई नो लॉट इन्वेस्ट ऑफ कर माई रहे थे। फ्रेंड्स हुँ, जो दुबई गोल्डन वीज़ा पे जाना चाह रहे थे, और उन्होंने लिए भी। तो अब इस पॉइंट पे कि दुबई के, क्योंकि एक्सपैट्स जब जा चुके हुँ, हैं, लॉट ऑफ कैनेडियंस हैव लेफ्ट, यूएस के जो हैं वो जा चुके हैं, दुबई का बिलियंस का लॉस हो चुका हुआ है। हुँ, तो इस टाइम पर अगर वो एस्केलेट करता है और लोग और मरते हैं मजीद, हुँ, जो कि अब ज़्यादा एशियंस हैं वहाँ पर, हुँ, तो उसका इम्पैक्ट इन कंट्रीज़ में भी होगा। कि मुझे ऐसे लगता है, मेरे बहुत सारे दोस्त अभी भी कहते हैं कि जी दुबई हम तो जाएंगे। हुँ। इट्स स्टिल अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन फॉर एटलीस्ट पाकिस्तानी, साउथ एशियंस, इंडियंस, ऑफ कोर्स, बांग्लादेश। एक तो पास पड़ता है, इतना आपको ये कॉस्ट भी नहीं आती, तो पीपल प्रेफर दुबई। और उसमें आई थिंक कि अब चीपर होटल्स की वजह से चाहे वो अट्रैक्ट करता रहे, या बट अगर वो एस्केलेट करता है और वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुँ। होता है, तो दुबई को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। बट दुबई को जितना पीसफुल समझा जाता था, उतना अब पता लग रहा है कि वो उस कदर वहाँ पे पीस इस वक़्त नहीं है। पहले एक बल्कि आई रिसेंटली डिड अ पॉडकास्ट जिसमें उन्होंने बताया था मुझे कि दुबई इज़ द सेफेस्ट प्लेस, जी कि आप वहाँ पे इन्वेस्ट भी करें और बहुत, लेकिन अब वो उसकी जो पोज़ीशन है वो ख़त्म हो चुकी है। बल्कि मैं एक जगह पढ़ रही थी कि $56 बिलियन का जो है वो नुकसान हुआ है इस वक़्त टूरिज़्म डिपार्टमेंट को ओवरऑल गल्फ़ कंट्रीज़ में। तो दुबई की वो पोज़ीशन इस वक़्त नहीं है, बल्कि ओवरऑल गल्फ़ कंट्रीज़ की भी नहीं है। टूरिज़्म डिपार्टमेंट को नुकसान हुआ है, प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है। तो इनको वापस आते हुए लाइक अपनी वॉर से पहले की सिचुएशन गेन करते हुए कितना टाइम लग सकता है? फॉर इंस्टेंस अगर
लाइक 6 मंथ्स में वॉर ख़त्म हो जाती है या जी। जल्दी ये नेगोशिएशंस की वजह से हो सकती है, तो डू यू थिंक कि वापस इंटरनेशनली जो वर्ल्ड है या स्पेशली गल्फ कंट्रीज़ हैं, हम अपनी वो वाला जो पोजीशन है उसको गेन कर सकते हैं? अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात अपने बारे में बताता हूँ। मैं दुबई में काम करता था 2018 में, हुँ, इन्वेस्टमेंट बैंक, वहाँ डीआईएफसी है एक जगह। हुँ, तो वहाँ पर मैं अरसा रहा हूँ एक, और हम लोग उस टाइम पर ट्रेस करते थे अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, हुँ, जिनके पास समझ लें आपके $500 मिलियन प्लस है, हुँ, जो वहाँ पर हैं, और वो ठीक-ठाक उनकी प्रेज़ेंस थी। ओके, उस टाइम से लेके आप कह लें 2025 तक हुँ, काफ़ी लोग आए हैं वहाँ पर हुँ, अपना पैसा लेके। उसकी वजह से प्रॉपर्टी का भी बूम आया है। हुँ, फिर एक लाइफ़स्टाइल को वो प्रमोट कर रहा था, यार्ड्स एंड ऑल। तो अभी वॉल एग्ज़ैक्टली। स्ट्रीट जर्नल में आर्टिकल आया हुआ था हुँ, हुँ, कि विल दुबई स्टे द सेम, और उसमें भी एक क्रिटिक थी कि शायद अब वो वाला दुबई ना रहे, बिकॉज़ बहुत सारे लोग एग्ज़िट कर गए हैं या, और प्रॉपर्टी प्राइसेस नीचे आ गई हैं। हुँ, एज़ अ टूरिस्ट हब आई थिंक कि आप सेफ्टी वाइज़ ही चलते हैं, जो कि इनके ऊपर बल्कि एक बात जाती है यूएई और जीसीसी के ऊपर। हेनरी किसिंजर था, एक पुराना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, फॉरेन उनका था सेक्रेटरी, हुँ, और वो उसने कहा था कि इट इज़ dangerous to be America's friend, हुँ, बट इवन मोर डेंजरस टू बी अमेरिका देन, एनिमी, नहीं, एनिमी के लिए डेंजरस है, हुँ, बल्कि फ्रेंड और भी ज़्यादा डेंजरस है। इनके एग्ज़ैक्टली। साथ वो हुआ हुँ, है, हुँ, देवर अमेरिकाज फ्रेंड, इन्होंने बेसिस दी, और वहाँ से चाहे नहीं भी अटैक हुए शुरू में, बट इन्होंने सबसे ज़्यादा ये हुँ, पनिश हुए हैं ये सारे हुँ। कंट्रीज। तो बट करंटली यूएस में ट्रम्प के खिलाफ प्रोटेस्ट भी शुरू हो चुके हैं। नो किंग्स नो प्रोटेस्ट। किंग्स प्रोटेस्ट कि बिल्कुल। वो भी रिजीम चेंज की डिमांड कर रहे हैं एक। तो अगर ये प्रोटेस्ट बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि अगर आप प्रो यूएस पेजेस को देखें तो वहाँ पे वो प्रोटेस्ट की जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर भी होता है, वो थोड़ी सी पिक्चर्स लगा के कितने से लोग आए थे, बट अब ओवरऑल उसकी अगर एक वाइडर पिक्चर देखें तो आपको पता लगता है कि कितने लोग, 3 लाख से ज़ायद लोग इस वक्त सिर्फ न्यूयॉर्क में निकले हैं प्रोटेस्ट के लिए। तो इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है इस जंग के ऊपर या ट्रम्प के ऊपर या ट्रम्प की पोजीशन के ऊपर? देखिए, वहाँ पर एक बड़ा मशहूर जर्नलिस्ट है, कार्ल टकरसन, शायद आपने देखा हो। हुँ, ही इज़ वेरी फेमस, उसकी अपनी बहुत फॉलोइंग है, और वो फॉक्स न्यूज़ में पहले था। हुँ, तो अभी कल या परसों उसने एक ऐसे वॉर वेटरन को बुलाया जिसकी फैमिली 400 साल से अमेरिका को सर्व करी मिलिट्री में। या, तो वो खुद भी था इराक वॉर में। हुँ, उसने कहा कि मैं अपने बच्चों को नहीं भेजूंगा, बिकॉज अमेरिका एक मर्सनरी, कि किसी और की जंग लड़ने वाले फौज बनती जा रही है। हुँ, और ये बात बड़ी आम हो गई है वहाँ पर, वो ओपनली खुद कह रहे हैं कि ये नेतन्याहू की जंग है और हम इसको कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर आज $4 पर गैलन, तो गैलन में आई थिंक 2.5-3 लीटर होते हैं, हुँ, जो अमेरिकन मेजरमेंट है, और $4 पर गैलन इज ह्यूज। हुँ, उसकी वजह से वहाँ पर भी यही सब होगा जो मैंने बताया आपको, उनकी प्राइसेस भी बढ़ेंगी, ये सब हुँ, होगा, उनकी ट्रैवल, क्योंकि अमेरिका कॉस्ट बहुत बढ़ बड़ा है, जाएँगे। हुँ, उस फिर एयर फेयर भी बहुत होगा। हुँ, डेली बहुत सारे लोग जो हैं वो पूरी कॉन्टिनेंट है वो, उसमें इतना ट्रैवल करते हैं, और वो ऐसे एक नेशन है जो नहीं ले सकता। ईरान तो सैंक्शंस लगी रही, वहाँ पर वो बिजली के बगैर भी, हम भी रह लेते हैं बिजली के हमें बगैर, आदत पड़ गई है अब लोड तो। शेडिंग होती है, ये सब होता है, उनको आदत नहीं है। तो ज़रा सा भी होता है तो वो बहुत ज़्यादा मैस प्रोटेस्ट करेंगे, और इसी वजह से ही ट्रम्प बयान देता रहता है हुँ, कि जी ईरान मेरे पीछे लगा हुआ है, वो कह रहे हैं ऐसा कुछ है ही नहीं। हुँ, तो वो ये चाह यही रहा है कि किसी तरह से फेस सेव हो जाए, हुँ, बट बहुत सारे लोगों ने उसको ये कहा था कि आप विक्ट्री डिक्लेयर करें और आप निकल जाएं, बट उसको प्रेशर लगता है कि ये नेतन्याहू का है, बिकॉज हुँ, वो बाज नहीं आ रहा, और इसका ओवरऑल इम्पैक्ट यही हो सकता है कि ये हारेंगे। हुँ, रिपब्लिकन्स डेमोक्रेट्स में भी वो वापस आ सकते हैं सेनेट में। तो ट्रम्प विल इवेंचुअली लूज अ लॉट ऑफ हिज क्रेडिबिलिटी, हिज सपोर्ट, जो मागा है उसकी हुँ, सपोर्ट बेस का नाम है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। या, जो सेंट्रल अमेरिका के अंदर जो स्टेट्स हैं हुँ, उसके अंदर वो उसको सपोर्ट करते हैं, मिड वेस्ट में और साउथ में। तो मुझे लगता है कि उसका इम्पैक्ट जो है वो ट्रम्प के लिए भी बहुत बुरा होगा, और अगर तो ये वॉर चल गई 6 मंथ्स, तो यू मार्क माई वर्ड्स, यूएस विल नो लॉन्गर स्टे सुपर पावर। हुँ, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, मेरी अपनी भी यही कैलकुलेशन है, मुझे लगता है डॉलर भी रिजर्व करेंसी नहीं रहेगा, ओके, नहीं रहेगा, रियली? मेल्ट कर देगी। अभी उनकी मार्केट मेल्ट कर गई है, हुँ, ट्रिलियंस जो है ना वो लूज होगा, अभी बिलियंस का सेल ऑफ हुआ है, हुँ, और बड़े बड़े लोग अपने पैसे निकाल रहे हैं। हुँ, और अमेरिका की $38 ट्रिलियन डेट इकोनॉमी है। $38 ट्रिलियन डेट का मतलब है कि वो हाईली मकरूज, आप कह नेशन लें है। कि एक, हुँ, हाँ, बहुत ज़्यादा मकरूज है वो। पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये एक बहुत ही उसकी हाई डेट रेशो है। हुँ, तो इस तरह के जो वो पंगे ले रहा है, और ये इकोनॉमिक वॉर बनती जा रही है। हुँ, अभी उन्होंने कहा कि जी हमें टोल आप युआन में दें। फिर एक एक बयान दिया आईआरजीसी ने और उनकी पार्लियामेंट ने कि जी हमें अगर तो पता चला कि कोई ट्रेजरी ले रहा है अमेरिका की, हुँ, बॉन्ड्स होते हैं, हुँ, इस तरह हमारे भी स्टेट बैंक बॉन्ड्स देता है, वो लेगा तो हम उसको भी मारेंगे।
तो ये चाह रहे हैं कि वो भी ईरानी चाह रहे हैं कि यूएस डॉलर की वो वैल्यू कम हो जाए। कम हो जाए, और हो जाएगी, हुँ, आई एम श्योर हो जाएगी। और ट्रम्प को ये सब पता भी, या तो उसको उसकी जो अपनी काबीना है वो उसको ये अजीब सी बातें बताते हैं, डिलूजन्स जिसको हुँ, कहते हैं कि सर ऐसे हो जाएगा, हम कर लेंगे, या तो उसको इंटरनली कोई मसला है, हुँ, या फिर कोई वो प्रेशर में है थ्रू एन एक्सटर्नल पावर, जो सब कह रहे हैं, हुँ, आइदर इट्स इजराइल और सम अदर बैक, हुँ। इल्यूमिनाटी कह लें इसको, कोई पावर है कोई जो उसको कंट्रोल देयर आर कर। लॉट ऑफ कॉन्स्पिरेसीज़ कि कौन इसको कंट्रोल कर रहा है।